बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उनमें जो एनर्जी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के डिफरेंट शेल्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उस एनर्जी डिफरेंस के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है। अब जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस होता है, इस पे प्लस चार्ज है और इसके चारों तरफ केवल एक शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, इट विल बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो केवल एक प्रकार का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है जो कि कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम लें जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है क्लोरीन एटम का। क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये न्यूक्लियस हो गया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हुआ क्या कि जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर करेगा अट्रैक्ट। इनमें 2 प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेंगे, 2 प्रकार के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्क करेंगे। एक तो होगा अट्रैक्टिव फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर होता है माइनस चार्ज, तो एक शेल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ इनमें रिपल्सिव फोर्स भी पाया जाता है। अब चूंकि नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है क्लोरीन के लिए या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज्ड टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम and the atom is supposed to be stable. It means 2 types of force of interaction works in case of any multi electron atom. एक कहलाता है attractive force, दूसरा होता है repulsive force. Attractive force वर्क करता है in between nucleus as well as electrons और repulsive force वर्क करता है different shells में पाए जाने वाले electrons के बीच में। तो हम यहाँ पर एक बात ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर वाले शेल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, यानी एक शील्ड की तरह वर्क करते हैं इन द अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और इट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो आप ये कहिएगा किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्क्रीन की तरह, एक शील्ड की तरह वर्क करते हैं। व्हाई? बिकॉज इन these electrons also negative charge is present, तो इसका नेगेटिव चार्ज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितने फोर्स से उसको करना चाहिए, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अब इसमें एक शब्द और यूज होता है विच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्वेश्चन यहाँ पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको हम लोग Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें कि शील्डिंग इफेक्ट पाया जा रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण जितने नेट चार्ज को आउटर मोस्ट शेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन फील करता है, उस नेट चार्ज को, द नेट चार्ज फेल्ट और प्रेजेंट ऑन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हाउ वी कैन एक्सप्लेन द एनर्जी डिफरेंस इन द शेल्स और ऑर्बिट्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। यहाँ पर ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट एज वेल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इन एन एटम। कोई भी पर्टिकुलर एटम है, उस पर्टिकुलर एटम के डिफरेंट शेल्स में यानी डिफरेंट ऑर्बिट्स में आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस प्रकार से करते हैं। तो द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम
is based is or takes place according to Aufbau's principle, which was able to explain Hund's rule, Pauli's as well as Pauli's exclusion principle. तो किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में या सबशेल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो ओबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से होती है। बताऊंगा मैं क्या होता है ओबाउ प्रिंसिपल। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले वो हुंड्स रूल को, एक तो है आपका हुंड्स रूल, उसको भी फॉलो करते हैं, और एक होता है आपका पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पाउलीज प्रिंसिपल को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले यहां पर बात करना चाहेंगे ओबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। जो ओबाउ शब्द है वो एक जर्मन वर्ड है, वो एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनको कहते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यानी पहले वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर उससे भी ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे भी ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। इसका मतलब द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना। दिस इज कॉल्ड एज द ओबाउस प्रिंसिपल। इसी को ओबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर है बात? अब जो ओबाउ प्रिंसिपल है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सर्किल्स को ड्रॉ कर लेंगे। इनमें पहले सर्किल में लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसके बाद पहले वाले सर्किल को छोड़ दीजिएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ के सामने एक एक सर्किल और रिप्रेजेंट करिए, जिनको आप p ऑर्बिटल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहलाएगा 2p ऑर्बिटल, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। फिर क्या करेंगे, 3 के सामने एक 3 के सामने 3d यानी 4, 1 2 3 4। थर्ड से लेकर के 6 तक 4 सर्किल्स और ड्रॉ करिएगा। ये 3d कहलाएगा, ये 4d, 5d, 6d। फिर क्या करिएगा, 4 के सामने और फिफ्थ के सामने एक एक सर्किल और ड्रॉ करिएगा, ये 4f और 5f कहलाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर आप स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करिएगा। स्ट्रेट लाइंस वी आर ड्राइंग लाइक दिस। इस तरीके से आपने स्ट्रेट लाइंस से इनको रिप्रेजेंट किया है। अब जब आप स्ट्रेट लाइंस से इनको रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर हम यहाँ पर वी हैव टू मूव फ्रॉम टेल टू हेड। आप ऐसे मूव करेंगे, जैसे सबसे पहले 1s, उसके बाद फिर 2s, उसके बाद हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर 2s, इसके बाद फिर 2s के बाद यहाँ जाएंगे 2p 3s, फिर 3s के बाद फिर ऐसे मूव करेंगे 3p 4s, फिर 4s के बाद आप जाएंगे इस तरीके से, देन 3d 4p 5s, फिर मूव करिए इस तरीके से 4d 5p 6s, फिर मूव करिए ऐसे 4f 5d 6p 7s, उसके बाद फिर मूव करिए इस तरीके से यहाँ पर 5f 4d 7p। तो वही तो लिखा है देखो 1s। हम जानते हैं s ऑर्बिटल्स में जो भी आपके s एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल, उनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। d ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जो f ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो वही हम मूव कर रहे हैं। देखो 1s, सबसे पहले 1s में मूव कर रहे थे, 1s2, देन 2s2, देन 2p6। p6 का मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, then 5p6, then 6s2, then 5f14, then 5d10, then 6p6, then 7s2, उसके बाद फिर 5f14, उसके बाद फिर 6d10 and then 7p6. This is the way in which the filling of electrons takes place in different atomic orbitals. यहाँ पर हमने इन ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं
तो इनको फिर शेल वाइज अरेंज करते हैं। शेल वाइज का मतलब सबसे पहले फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल्स लिखेंगे, फिर सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स, फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के, फिर फिफ्थ के एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल्स लिखो, यानी 1s2। इसके बाद फिर क्या है, 1s2 लिख दिया, फिर 2s2 2p6 लिखा आपने, 2s2 लिख दिया, 2p6 लिख दिया, फिर 3 वाले लिखो 3s2 3p6 और 3d10 लिख दिए। उसके बाद फिर 4 वाले 4s2 4p6 देन 4d10 एंड देन 4f14। अब फिफ्थ वाले देखो, फिफ्थ वाले 5s2 5p6 5d10 एंड 5f14। फिर 6 वाले 6s2 6p6 और 6d10। उसके बाद 7th वाले 7s2 और 7p6। दिस इज द वे इन विच वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा ये आपका पहला शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड शेल, ये तीसरे शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चौथे शेल को, ये पांचवें शेल को, ये सिक्स्थ शेल को और ये सेवंथ शेल को। सो दिस इज द वे इन विच द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। पहले आप इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराइए, उसके बाद फिर शेल वाइज इनको अरेंज कर दीजिए, ठीक है। कुछ स्कूल्स में केवल यही इस वे में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के बाद ही वो सही मान लेते हैं, लेकिन तरीका ये है पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज करिए, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवाइए और उसके बाद फिर आप शेल वाइज उनको अरेंज करिए। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ब्रोमीन लिया हमने, एटॉमिक नंबर है 35, यानी इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके हिसाब से अरेंज करो पहले 1s2 देन 2s2 और ये हिसाब कौन सा वाला, ये वाला, सबसे पहले 1s2 देन 2s2, आफ्टर दैट 2p6 देन 3s2 देन 3p6 देन 4s2 के बाद फिर 3d10 उसके बाद 4p6 होता है यहाँ पर, तो p6 कर देंगे तो 36 हो जाएंगे। आप देखो 2 और 2 4 और 6 10 12 12 और 6 18 19 20 20 और 10 30 और 6 36 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चाहिए क्या 35, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम करेंगे, ये 4p5 कर देंगे, लिख दिया। अब इनको शेल वाइज लिखिए। शेल वाइज का मतलब पहले फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 1s2 देन सेकंड वाले 2s2 2p6 देन थर्ड वाले 3s2 3p6 एंड 3d10 देन फोर्थ वन 4s2 एंड 4p5। दिस इज द वे इन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन कैन बी रिटन। ऐसे ही पोटेशियम देखो तो 1s2 फिर 2s2 देन 2p6 देन 3s2 देन 3p6 देन 4s2 करते 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हमें चाहिए 19, तो ये हो जाएगा 4s1। शेल वाइज देखें तो ये ऑलरेडी शेल वाइज ही अरेंज है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। दिस इज द वे इन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम कैन बी रिप्रेजेंटेड।